गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून। तो शुरू ये करते हैं कि टॉपिक क्या था हम लोगों का, जैव प्रक्रम श्वसन, है ना? यस सर। तो जैसा कि हमें मालूम है, ये जो हमारा चैप्टर है कौन सा, जैव प्रक्रम। इस जैव प्रक्रम को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला कौन सा था? पोषण। पोषण के बाद श्वसन, श्वसन के बाद परिवहन, और परिवहन के बाद उत्सर्जन। यस, है ना? अभी हम लोग पोषण कंप्लीट कर चुके हैं, हम लोग आते हैं श्वसन पे। श्वसन नाम की ये चीज है क्या? ये भला क्या है ना? श्वसन का एक्चुअल मतलब क्या है कि जो भी हमने खाना खाया है, क्या खाया है? खाना खाया है ना? अब उस खाने से हमें क्या प्राप्त करनी है? एनर्जी प्राप्त करनी है। जो भी हमने क्या खाया है? खाना खाया है। अब उस खाने से हमको क्या मिलनी चाहिए? ऊर्जा मिलनी चाहिए। और ऊर्जा मिलने के लिए क्या जरूरी है? तो वो ऊर्जा कैसे मिलेगी? तो हमने लास्ट टाइम ही तुम लोगों को बताया था कि जो भी तुम्हारे ग्लूकोज के पार्टिकल्स हैं, है ना, आज हम यही सीखने वाले हैं। वो किसके साथ बाइंड अप करेंगे? ऑक्सीजन के साथ बाइंड अप करेंगे। हमने तुम्हें यही बताया था कि जो ये ऊर्जा है वो तुमको मिलती कैसे। मान लो ये कागज का एक टुकड़ा है, अगर हम क्या करेंगे, इसको लाइट अप करते हैं तो भैया कौन सी गैस जलने में मदद करती है? तो ये जो ग्लूकोज है ये क्या करेगा? ऑक्सीजन के साथ बाइंड अप करेगा और क्या बनाएगा? CO2 बनाएगा और H2O बनाएगा। ये बढ़ते आ रहे हैं हम लोग, है ना? और साथ में क्या निकलेगी? एनर्जी निकलेगी। एनर्जी, यही था ना? हाँ, अभी वापस से आते हैं, उस पे आएंगे, तसल्ली रखो। तो श्वसन का एक्चुअल मतलब क्या हुआ? सर सांस लेना, एक तरीके से O2 को लेना और CO2 को छोड़ना। वो श्वसन के चरण में आ जाएगा। अभी वापस से ध्यान करते हैं बेटा कि ये क्या था? हमारी कोशिका थी, है ना? और इस कोशिका में क्या था? ये कोशिका का एक भाग था ना, क्या नाम था इसको? यस सर, कोशिका द्रव्य, है ना? अब ध्यान देना बेटा कि ये जो कोशिका द्रव्य है, ठीक है, हमने पढ़ा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में ही देखा था कि जो भी हमने खाना खाया था वो खाना ग्लूकोज के रूप में हमारी बॉडी में सेव हुआ, है ना? और हमारी सभी कोशिकाओं में जहां पर हमें ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी वहां की कोशिकाएं इस ग्लूकोज का क्या करेंगी? इस्तेमाल करेंगी। तो ध्यान देना बेटा, श्वसन की परिभाषा क्या होगी? जीवित कोशिकाओं में, जीवित कोशिकाओं में, ठीक है, होने वाली वे सभी एंजाइमेटिक अभिक्रियाएं जिनमें क्या होगा? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। किसका ऑक्सीकरण होगा बेटा? ग्लूकोज। हाँ, अब ये बात आती है ऑक्सीकरण क्या है? O2 मतलब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है और हाइड्रोजन की मतलब कि कम होती है। ऑक्सीजन की बढ़ती है, हाइड्रोजन की कम होती है। जिसने भी बताया है दोनों जवाब गलत है, ठीक है? अब हम बताते हैं, ध्यान से सुनना। तुमने पढ़ा होगा, हमें मालूम है कि एक होगा ऑक्सीकरण, एक था ऑक्सीकरण और दूसरा था अपचयन। हाँ, अपचयन ही अनाक्सीकरण, अपचयन। अब बेटा ध्यान से समझना, ऐसी कोई भी अभिक्रिया, अभी सिर्फ तुम लोग ऑक्सीकरण पर ध्यान दोगे। किस पर ध्यान दोगे? ऑक्सीकरण पे। ऑक्सीकरण होता क्या है? रसायन में तुम लोग खूब ऑक्सीकरण अपचयन पढ़े होगे, हमें नहीं मालूम है। हम अपनी बायो वाली लैंग्वेज में समझाते हैं तुमको कि ये ऑक्सीकरण है क्या, कि कोई भी एक पार्टिकल है तुम्हारे पास में, क्या है? कोई भी एक पार्टिकल, हमें नहीं मालूम वो कौन सा पार्टिकल है, उस पार्टिकल के साथ क्या जुड़ जाए? ऑक्सीजन जुड़। तो ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा बेटा? जुड़ना। किसका जुड़ना? ऑक्सीजन का जुड़ना। किसी भी सब्सटेंसेस के साथ में अगर ऑक्सीजन क्या हो रही है? ऐड हो रही है, तो वो अभिक्रिया क्या कहलाएगी? ऑक्सीकरण। अभी ध्यान देना बेटा, यहां पर हमारे पास क्या है? C6H12O6, ये ग्लूकोज है। अब इस ग्लूकोज के साथ में कौन जुड़ रहा है? हाँ, तो सोच समझ के बोलो। तो इस ग्लूकोज के साथ में कौन जुड़ रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रही है। और ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन ये जो ऑक्सीजन है ये यहाँ पर जुड़ी, और जुड़ने के बाद इसने क्या किया? CO2 बनाया और H2O बनाया। ध्यान देना बेटा, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है
क्या कहलाएगी? ऑक्सीकरण। पक्का समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है, अब वापस से इसका जस्ट अपोजिट कर लो कि अपचयन पे आ जाते हैं। किस पे आ जाते हैं? अपचयन। ऐसा कोई भी सब्सटेंस, ये मान लो कोई सब्सटेंस है और इसके साथ में कौन जुड़ी हुई है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन क्या हो जाएगी? निकल जाएगी। तो ये तुम्हारा सब्सटेंस अलग हो जाएगा और साथ में ऑक्सीजन। ध्यान देना बेटा। तो यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर ऑक्सीकरण में था ऑक्सीजन का जुड़ना, है ना? और यहां क्या है? ऑक्सीजन का जुड़ना। निकलना। निकलना। अपचयन में क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का निकलना। निकलना। और ऑक्सीकरण में क्या था? ऑक्सीजन का जुड़ना। जुड़ना। अब अभी तो ये टर्म हमने ऑक्सीजन के टर्म में देख लिए, अभी हाइड्रोजन के टर्म में देखेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा कि ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ती है और हाइड्रोजन निकलती है। ये बात याद रखना है, ठीक है? और इसमें जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। इसमें क्या हुआ कि ऑक्सीजन निकल रही है तो हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा? जुड़ना। ठीक बच्चे? तो भैया जो हम लोग पढ़ रहे थे उस पर वापस आते हैं कि जीवित कोशिकाओं में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से, अर्थात ग्लूकोज का ऑक्सीकरण क्या था? हमने तुम्हें बताया था कि जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है ये क्या कर दिया जाएगा? तोड़ दिया जाएगा, है ना? तो जो जब ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटेगा और इसको तोड़ेगा कौन आकर के? ऑक्सीजन तोड़ेगी आकर के, है ना? तो भैया ऑक्सीजन जब ऐड होती है तो ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। हाँ, इसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण हो जाएगा। और जब ऑक्सीजन जुड़ेगी तो कुछ साथ में उसके वेस्ट प्रोडक्ट भी बनेंगे और साथ में क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी। तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बुलाते हैं? श्वसन बुलाते हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट? नो सर। अब वापिस से बात करते हैं कि जो ये ग्लूकोज है बेटा, अब हमने थोड़ा सा यहां पर घुमा दिया कि ये जो ग्लूकोज है हमारा, जरूरी नहीं है कि इसमें ऑक्सीजन ही जुड़े आकर के। बिना ऑक्सीजन के जुड़े भी इस ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो जाता है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति भी और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति भी, ठीक है? ग्लूकोज का किसी भी तरह से ऑक्सीकरण हो, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूट जाए, उसको हम लोग क्या बुलाएंगे? श्वसन बुलाएंगे। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो भी। हाँ, श्वसन कितने प्रकार का होता है? हाँ, ये सबने रट के रखा होगा कि श्वसन के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, ठीक है? कौन कौन से? एक है तुम्हारा श्वसन और अनॉक्सी श्वसन। हाँ, एक है तुम्हारा ऑक्सी श्वसन और दूसरा क्या है? अनॉक्सी श्वसन। अनॉक्सी श्वसन। अभी ऐसे समझना बेटा, एक है दहन और दूसरा है पूर्ण दहन। एक है तुम्हारा अपूर्ण दहन। दहन कौन बताएगा? सर बाहरी जैविक क्रिया जिसमें कि सर O2 से CO2 परिवर्तित होता है जलने के बाद, और उसमें ऊष्मा भी निकलती है और प्रकाश ऊर्जा भी निकलती है। वेरी गुड, सही जवाब था। ऐसी कोई भी सब्सटेंस जिसको हम जला दें, ठीक है? तुमको उठा के फूंक दिया हमने होलिका में डाल के, हैं? दहन। दहन का मतलब क्या है? जलना। क्या बच्चे? जलना। और अपूर्ण दहन और ये पूर्ण दहन, ये क्या चीज है? जब कोई वस्तु पूरी तरह से जल जाती है। पूरी तरह से जलने का मतलब कुछ भी शेष ना बचे, कुछ भी से राख भी नहीं। एकदम सही जवाब, राख भी नहीं बचनी चाहिए। हाँ, अभी बताते हैं। एलपीजी, ये सुना है तुम लोगों ने? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो तुम्हारे घरों में सिलेंडर में इस्तेमाल, ठीक है? ये पूरी तरह से जल जाती है और शेष कुछ नहीं बचेगा। सीएनजी भी, जितनी नेचुरल गैसेस हैं वे सारी की सारी क्या होती हैं? पूरी तरह से जल जाती हैं।
ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये पूर्ण दहन है। और अपूर्ण दहन में क्या होगा कि अगर हम इस कागज के टुकड़े को जला दें तो कुछ ना कुछ बचेगा, तो क्या हुआ, ये अपूर्ण दहन हुआ। कोई डाउट किसी को इसमें? नो सर। अब ध्यान देना, जो ये ऑक्सी श्वसन है इसमें ग्लूकोज का क्या होगा, ग्लूकोज का पूर्ण दहन होगा। यस सर। पूर्ण रूप से विघटन लिखोगे, ठीक है। और अनाक्सी श्वसन में क्या होगा कि ग्लूकोज पूरी तरह से जल नहीं पाता है। अभी ध्यान देना बेटा, तो ये वापस से वही वाली बात आ गई कि ये हमारी कोशिका है और ये कोशिका द्रव है। कोशिका द्रव में ग्लूकोज के पार्टिकल पड़े हुए हैं, है ना। अब इस ग्लूकोज के पार्टिकल में अगर ऑक्सीजन आ करके जुड़ रही है, अगर ऑक्सीजन आ करके जुड़ेगी तो वो श्वसन कौन सा हो जाएगा, ऑक्सी श्वसन। अब ध्यान दो, इसमें क्या है, ये जो ग्लूकोज पड़ा है, ऑक्सीजन मिल ही नहीं रही है लेकिन हमें ऊर्जा की जरूरत है। ऑक्सीजन मिल ही नहीं रही है लेकिन हमें ऊर्जा की जरूरत है। तो ऐसे टाइम पर हम क्या करेंगे कि इस ग्लूकोज के पार्टिकल को तो तोड़ देंगे किसी ना किसी तरह से, लेकिन ये ग्लूकोज का पार्टिकल पूरी तरह से टूटता नहीं है, ठीक है। तो इसमें ग्लूकोज के पार्टिकल का पूरी तरह से दहन नहीं हो पाता, अर्थात क्या होगा, इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, है ना। और फिर ग्लूकोज का आंशिक रूप से विघटन होता है, ठीक है। 2 पॉइंट समझ में आ गए कि नहीं आए अभी? सर अगर जैसे कि जो पूर्ण श्वसन होता है, पूर्ण मतलब कि जो श्वसन होता है सर, उसमें मतलब गैस निकल सकती है? हाँ, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के उपरांत CO2 आएगी और H2O आएगी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि या तो एल्कोहल बनेगा, क्या बनेगा, अल्कोहल। हाँ, और या तो फिर एसिटिक एसिड बनेगा, या तो लैक्टिक एसिड बनेगा। यस सर। और सर CO2? CO2 कुछ मात्रा में निकलती है, यस सर। ठीक। तो भैया आप तुम खुद सोचो कि ये तो हमने इमरजेंसी में तोड़ दिया ना, यस सर। है ना। मतलब जब हमें ऑक्सीजन मिल नहीं रही है और इसमें ऑक्सीजन मिल रही है, तो बेटा होगा क्या कि जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा मिलती है भाई पूरी तरह से जल रहा है, ज्यादा एनर्जी देगा, है ना। तो कितने 38 ATP देता है। अभी तुम सिर्फ याद कर लो कि कितने ATP देगा। सर एक ATP में कितनी कैलोरीज होती है? बेटा लिख लो, कितनी होती है, 7.3 किलो कैलोरी, 7.3। ठीक। यस सर। अभी वापस से आते हैं कि इसमें कितने मॉलिक्यूल निकलेंगे, तो 38 ATP निकलेंगे। अभी ATP से रिलेटेड कोई प्रश्न नहीं पूछेगा, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तब चलेंगे वहां पे। और इसमें क्या होता है, कितने ATP निकलेंगे, 2 ATP। हाँ, 2 ATP यहां से बाहर आते हैं। अब तुम ध्यान दो कि भाई इमरजेंसी में तोड़ा गया लेकिन फिर भी इतनी ऊर्जा इसने नहीं दी, तो अनाक्सी श्वसन क्या हो गया कि कम ऊर्जा देने वाला है, और ऑक्सी श्वसन क्या हो जाएगा, ज्यादा ऊर्जा देने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा अंतर ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन में, ठीक है बच्चों। यस सर। ठीक है, अब एक छोटी सी चीज लिखते हैं, वो तुम्हें याद रखनी है, हमेशा याद रखनी है। ये क्या लिखा है, ग्लूकोज है। अब इस ग्लूकोज को ध्यान देना बेटा, ये हमारी क्या है, कोशिका है ना। और हमारा शरीर किन से मिल करके बना है, कोशिकाओं से। मतलब ये हमारे शरीर में ढेर सारी कोशिकाएं हैं। जब भी हम कोई भी काम करना शुरू करते हैं, है ना, वे सभी के सभी सारी के सारे काम कौन संपन्न करवा रहा है, ये कोशिकाएं संपन्न करवा रही हैं, है ना बच्चों। यस सर। तो ध्यान देना, तो ये जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ठीक है,
किसका अणु? ग्लूकोज का अणु, है ना। इस ग्लूकोज के अणु से ये जो कोशिका द्रव्य है, इस कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज से क्या बनाया जाएगा? पायरुविक अम्ल। क्या बनाया जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये जो पायरुविक एसिड तक बनने की प्रक्रिया है, ये ऑक्सी श्वसन में भी होती है और अनॉक्सी श्वसन में भी होती है। ठीक है, यस सर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो सबसे पहले इस ग्लूकोज के अणु को कोशिका के भीतर, कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज से किसमें बदला जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पायरुविक एसिड में बदला जाएगा। ठीक है, अब यहां से कहानी बदलती है, ध्यान देना बेटा। कहानी बदलेगी ऐसे, अगर हमें ठीक ठाक ऑक्सीजन मिली तो यहां लिखेंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति। अगर ऑक्सीजन मिलेगी तो ये जो पायरुविक एसिड है ये किस में बदल दिया जाएगा? CO2 प्लस H2O में O प्लस एनर्जी। अभी आराम से ध्यान देना बेटा, ये जो O2 है, अगर O2 की उपस्थिति है अर्थात यहां पर ऑक्सीजन ठीक ठाक तरह से मिल रही है ना, तो ये जो पायरुविक एसिड है, इस पायरुविक एसिड को CO2 और H2O में बदल दिया जाएगा। अर्थात क्या हुआ? पूरी तरह से जला दिया गया। अभी ध्यान देना बेटा कि अब यहां पर हमने लिखा था कि ऑक्सीजन पूरी तरह से मिल रही है, तो पूरी तरह से सप्लाई है। अभी ऑक्सीजन की सप्लाई हम रोक देंगे, ऑक्सीजन रुक गई, तो यहां लिखना ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तब क्या होगा? तब हमने तुम्हें बताया क्या बनेगा? एल्कोहल बनेगा। और कार्बन डाइऑक्साइड। एल्कोहल बनेगा और साथ में बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, CO2, एल्कोहल का लिख लो C2H5OH। ठीक, यस सर। अभी वापस से ध्यान देना, ये जो ग्लूकोज है ये पायरुविक एसिड में कहां बदला जाएगा? कोशिका द्रव्य में। वेरी गुड, कोशिका कोशिका द्रव्य में। ठीक है, अब ये जो पायरुविक एसिड है ये एंटर करता है। ठीक है, अब ध्यान देना बेटा, अभी हमने तुम्हें बताया कि अगर ऑक्सीजन उपस्थित होगी, हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम की एक चीज पढ़ी थी। हाँ, तो ये जो ऑक्सीजन की उपस्थित वाली अभिक्रिया है ये कहां संपन्न होगी? माइटोकॉन्ड्रिया। अगर कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जा रहे हैं, है ना, यस सर। तो कहां संपन्न होगी? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, अब ये जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है, ये वाली जो अभिक्रिया है ये कहां संपन्न होगी? तो यीस्ट सुना है तुम लोगों ने? यस सर। हिंदी में खमीर बुलाते हैं, शायद किसी के घर पे इस्तेमाल होता हो। अभी कहानी में ट्विस्ट हो गया। ट्विस्ट रसगुल्लो ये है कि हम कुछ मात्रा में ऑक्सीजन दे रहे हैं, ठीक है, मतलब यहां पर क्या है? ऑक्सीजन का अभाव है बच्चे। क्या है? अभाव। हाँ, और जब ऑक्सीजन का अभाव होगा, ऑक्सीजन का क्या होगा बच्चे? अभाव होगा। तब क्या होगा? तब एल्कोहल भी नहीं बनेगा और CO2 प्लस H2O पूरी तरह से ये जलेगा भी नहीं। तब बनता है, बोलो कौन बताएगा? लैक्टिक। हाँ, क्या बनेगा? लैक्टिक अम्ल बनेगा और उसके साथ में एनर्जी भी निकलेगी। ठीक है, तो अब तुम्हें ये बात समझ में आ गई कि ध्यान, हाँ, अब हम इसको मिटा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देना बस यहाँ पे, ये बहुत जरूरी टर्म्स हैं, क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं
कि उनसे पूछा जाता है कि जो ऑक्सी श्वसन है वो कहाँ संपन्न होता है। तो ऑक्सी श्वसन का जो पहला चरण है ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का बनना, वो कहाँ संपन्न होगा? कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य में। और जो बाकी का है वो कहाँ संपन्न होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। वेरी गुड, ये बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, वापिस से बात करते हैं कि अगर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है हैवी वर्क करने से, तो होगा क्या कि तुम्हारी इन पेशियों ने ज्यादा काम किया, और ज्यादा काम किया तो भैया ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हुई? थोड़ी सी कम हुई। तो ऑक्सीजन का क्या हुआ? अभाव हुआ। तो ये जो पेशियां तुम्हारी दर्द करना शुरू करती हैं, दर्द करती हैं यस सर। जब ज्यादा काम कर लेते हैं। किसकी वजह से दर्द करती हैं? क्योंकि तुम्हारी पेशियों में क्या बनना शुरू हो जाता है? लैक्टिक। हाँ ठीक है, अच्छा ठीक है, ये बेटा ये वाले इस पे आते हैं कि ये जो एनर्जी निकल रही है, ये एनर्जी किसके रूप में सेव होती है? एटीपी के रूप में। यस सर। ठीक है, अभी एटीपी से रिलेटेड सारे डाउट तुम्हारे कल क्लियर करेंगे। ये जो एटीपी है, ठीक है, ये है क्या? तो ये एग्जाम में पूछा भी जाता है कि एटीपी का आप पूरा नाम लिखिए। एडोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन। ट्राइफॉस्फेट। हाँ, और सर एडीपी का सर? अभी ध्यान दो बेटा कि ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी किसके रूप में सेव होती रहती है? एटीपी के रूप में, है ना? इसीलिए हम क्या बुलाते हैं इसको? एनर्जी का सिक्का, ऊर्जा का। हाँ, एनर्जी ऑफ कॉइन। हाँ, जो भी तुम्हें याद करना है याद कर लो, ठीक है। तो ठीक है, मान लो कि ये हमारा क्या है? एक एडिनोसिन पार्टिकल है। क्या है बच्चे? एडिनोसिन। हाँ, सब लोग एक साथ बोलेंगे, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। तो तुम्हें याद हो जाएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि एटीपी का और एडीपी का पूरा नाम लिखो। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। हाँ, एकदम सही जवाब। तो तुम्हें ये याद रखना है कि ये क्या हो जाएगा? एडिनोसिन नाम का एक पार्टिकल है। क्या है? एडिनोसिन हाँ, पार्टिकल। एडिनोसिन ये एक पार्टिकल है और इसमें 3 फॉस्फेट जुड़े हुए हैं। तो 3 फॉस्फेट है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ट्राई। यस सर। ठीक है, तो टी से क्या हो जाएगा? ट्राई, और पी से क्या हो जाएगा? फॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ये जो सिक्के होते हैं ना, ये ध्यान देना बेटा, जब भी हम कहीं पर ऊर्जा अपनी इस्तेमाल करते हैं तो एटीपी क्या करेगा? टूट जाएगा, है ना? और एटीपी से क्या बनता है? एडीपी, और साथ में एक फॉस्फेट। यस सर। ठीक है, फॉस्फेट को हम पीएच लिख देंगे। ठीक है, अभी ध्यान दो, अभी ये एडिनोसिन एक पार्टिकल था, इसमें कितने हैं? 3 है, 1 2 3। अभी डाई फॉस्फेट में क्या हो जाएगा? एक हम यहां से रिमूव कर देंगे। ठीक, अब बेटा ध्यान देना, ये जो बॉन्डिंग होती है, ये जो बंध बनते हैं, इन्हीं बंध में क्या करते हैं? ये अपनी एनर्जी को स्टोर रखते हैं। ठीक है, यस सर। यस सर। किसके माध्यम से टूटता है? तो निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ये भी पूछा गया है एक बार, तो तुम लोग कोशिश करना कि ये भी याद कर लेना। अब जो है ये जो श्वसन है ना, इसकी अवस्थाएं देखेंगे, ध्यान से देखना बेटा। श्वसन की अवस्थाएं, पहला जो है तुम्हारा वो है बाह्य श्वसन। हाँ, बाहरी श्वसन में क्या क्या होगा? हाँ,
चलो आओ वापिस से बेटा शुरू करते हैं कि जो बाहरी श्वसन में इसमें होगा क्या कि हम क्या करेंगे, सिर्फ सांस खींचेंगे, अंदर खींची सांस और छोड़ दी, ठीक है। तो ये जो प्रक्रिया है इसमें भी दो आते हैं, एक श्वसन, एक नी श्वसन है और एक निहि श्वसन है। ये हम लोग आगे चल करके देखेंगे जब हम मानव का पढ़ेंगे, ठीक है। श्वासोच्छ्वास में क्या है, नॉर्मल ब्रीथिंग प्रोसेस है। ब्रीथिंग प्रोसेस में क्या है, सांस को अंदर घसीटना, मतलब जो इन्वायरमेंट की हवा है इसको अंदर लेना और अंदर वाली हवा को बाहर छोड़ देना। अब गैसीय विनिमय में क्या होता है बेटा कि ये जो हवा थी ना, ये हवा कहां गई, तुम्हारे शरीर के अंदर गई, ठीक है। अब ये ऐसे समझाते हैं, ऐसे नहीं समझो, ऐसे समझो कि ये क्या है, खून की नली है। क्या है बच्चे, खून की नली है ना। खून की नलियां बहुत बताते हैं आप। इस खून की नली में कुछ कुछ बह रहा है, क्या बहेगा, यस सर सर। रेड ब्लड सेल्स। हाँ ब्लड सेल्स बह रही है ना। और ब्लड सेल्स में भी कौन सी, आरबीसीज। इतना तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, अभी जब हम लोग परिवहन पढ़ेंगे तब उसमें अच्छे से पढ़ेंगे। अभी इसमें देखते हैं कि इसमें ड्रामा क्या है कि यहां से ऑक्सीजन के पार्टिकल्स आए हैं, है ना, या ऑक्सीजन के क्या है बेटा, अणु आए हैं। विनिमय का मतलब क्या हुआ कि ये जो तुम्हारा फेफड़ा है, या तो जो है जैसे मछलियों में गिल्स पाए जाते हैं, है ना, अभी मछलियों के बारे में भी आते हैं हम लोग। तो ऑक्सीजन कहाँ चली जाती है, नलिका के अंदर। हाँ, इन आरबीसीज के अंदर, ठीक है। यस सर। हाँ, और विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान। क्या होता है बच्चे, आदान प्रदान। हाँ। आदान प्रदान। तो ये कुछ टर्म है तुम्हें याद रखने पड़ेंगी कि श्वासोच्छ्वास में क्या है, सांस को ग्रहण करना, सांस को छोड़ देना, और जो सांस अंदर गई है उसमें ऊतकीय विनिमय होता है, अर्थात जो तुम्हारी ऑक्सीजन गैस है उसको क्या कर लिया जाएगा, अंदर की तरफ घसीट लिया जाएगा, और जो तुम्हारी बेकार गैसेस हैं उनको बाहर की तरफ छोड़ दिया जाएगा। इसको बोलते हैं गैसीय विनिमय। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? गैसीय विनिमय में बेटा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारी पत्तियां हैं, क्या हैं, पत्तियां। हाँ, और पत्तियों में क्या पाए जाते हैं, स्टोमेटा। हाँ, स्टोमेटा लिख लो या फिर रंध्र लिख दो। रंध्र। पर्णरंध्र। हाँ, पर्णरंध्र लो, पर्णरंध्र लिख लो। हाँ, तो ये जो रंध्र है ना, इसमें क्या होगा जल्दी से बताओ। द्वारक कोशिकाएं। हाँ, द्वारक कोशिकाएं पाई जाएंगी। जो रंध्र है ना, इसमें गार्ड सेल्स पाए जाते हैं ऐसे करके, है ना। ये सिर्फ उसी टाइम पे खुलते हैं जब हमें गैस को अंदर खींचना होता है और या फिर गैसों को बाहर धकियाना होता है, ठीक है। तो ये कौन सी गैस लेंगे जनरली, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और ऑक्सीजन क्या करेंगे, छोड़ देंगे। सर श्वसन के लिए वो सर O2 ही लेते, वो प्रकाश संश्लेषण के लिए सिर्फ CO2 लेते। ये सही बोल रही बिटिया कि अगर श्वसन कर रहे हैं पौधे तो वो ऑक्सीजन ही ग्रहण करेंगे। अभी हम लोग आ करके आगे बात करेंगे इस रिलेटेड, ठीक है। बाह्य श्वसन के बाद दूसरा कौन सा दिया गया है, आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन में क्या होगा बेटा कि तुम्हारी कोशिकाओं के मध्य में, ध्यान देना बेटा, जो अभी हमने पहले बताया था आरबीसीज पाई जाएंगी, है ना। तो ये इसका एग्जाम्पल है आंतरिक श्वसन का, ठीक है। इसमें होगा क्या कि इसमें ऊतक एवं बाह्य कोशिकीय वातावरण के मध्य श्वसनीय गैसों का आदान प्रदान होगा, ठीक है बच्चे। यस सर। हाँ, तो बाहरी वातावरण कौन सा हो जाएगा, देखो ऐसे समझो कि ये तुम्हारे क्या हैं, लंग्स हैं, है ना। अभी ऐसे मान के चलो, क्या है, लंग्स मतलब फेफड़े हैं तुम्हारे, है ना। अब यहां से गैस तो अंदर गई, है ना, तो इन फेफड़ों में भर दी गई, फेफड़ों की कुपिका में भर दी गई, है ना। अब यहां पर जो इसकी सतह होगी, इन सतह पर क्या होंगे, इन सतहों पर रक्त भरा होगा। क्या भरा होगा बच्चे, हाँ, ब्लड होगा, है ना। तो जैसे ही ऑक्सीजन यहाँ आएगी, ये कहाँ चली जाएगी, अंदर चली जाएगी, और जो अंदर की CO2 होगी वो कहाँ चली जाएगी, बाहर। हाँ, विनिमय हो जाएगा।
हाँ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा आंतरिक श्वसन के अंतर्गत। ठीक है, अब ध्यान देना, फिर एक है तुम्हारा लास्ट में कोशिकीय श्वसन। अभी तुम्हें सिर्फ समझना है कि कोशिकीय श्वसन में क्या होता है कि जो रुधिर है वो बाकी सभी ऊतकों में जाएगा और वहां ऑक्सीजन को छोड़ेगा और CO2 लेगा, वापस लंग्स में आएगा और फिर CO2 को छोड़ेगा करके। यस सर। ठीक है, जानवरों के अंदर सर कोशिकीय श्वसन भी होता है। कोशिकीय श्वसन भी होता है। और सर पेड़ पौधों में कोशिकीय श्वसन नहीं होता है। कोशिकीय श्वसन पेड़ पौधों में भी होता है। ठीक, यस सर। ठीक है, चलो पादपों में श्वसन आज ही खत्म कर देते हैं ना। अब भैया इंसान के पास में क्या है, भगवान ने उसको नाक दी है, मुंह दिया है, चाहे मुंह से सांस ले लो और चाहे नाक से सांस ले लो, है ना। यस सर। किसी से भी सांस ले लो। यस सर। अब पेड़ के पास नाक देखी है तुमने? सर इंस्ट्रूमेंटा से वो सांस लेते हैं। हाँ, तो पेड़ के कई भाग हैं। पेड़ जो है अपनी जड़ों से भी करते हैं श्वसन। यस सर। श्वसन का डायरेक्टली मतलब क्या है, गैसों का आदान प्रदान। प्रधान। हाँ, और तनों से भी करेंगे और पत्तियों से भी करेंगे। यस सर। देख, तुम लोगों ने देखा होगा कि जुताई करवाते हैं खेत की, यस सर। करवाते हैं। जुताई करवाने से लाभ क्या है कि जो दबी हुई मिट्टी होती है, ये मिट्टी के पार्टिकल बहुत पास पास में लगे हुए हैं, है ना। अब मान लो कि ये जड़ें, अगर इन जड़ों को श्वसन करना होगा तो ये ठीक से श्वसन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी को भुरभुरा बना देते हैं, उसकी जुताई कर देते हैं ना, तो वो जो पार्टिकल है वो दूर दूर चले जाते हैं, है ना। सर जिसके द्वारा मतलब जड़ों द्वारा श्वसन आसान। हाँ, जिससे जड़ों द्वारा श्वसन क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो ये जो मिट्टी होती है ये डायरेक्ट एयर के संपर्क में आ जाती है, तो हवा के कण आराम से क्या है, अंदर की तरफ मूव कर सकते हैं और अंदर से बाहर की तरफ भी चले जाते हैं। बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, हाँ बोलो। सर जड़ में भी कोई रंध्र होते हैं क्या? हाँ, जड़ों में भी छोटे छोटे से छेद पाए जाते हैं, जो उनके मूल रोम होते हैं, उन मूल रोमों के द्वारा। ठीक है, यस सर। इसके बाद तनों में एक स्पेशल कैरेक्टर पाया जाता है जिसको हम लोग लेंटिकल्स बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? वातरंध्र। क्या लिखा हुआ है? वातरंध्र, है ना। ये पेड़ हैं और इन पेड़ों में ऐसे करके छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, यस सर। जिनको हम लोग क्या बुलाते हैं, ये बहुत छोटे होते हैं, हमने बड़ा सा दिखा दिया है, ये ना समझना कि नहीं घोंसले इतना बड़ा है, तो चिड़िया घोंसला जैसा लग रहा है ना। उतना बड़ा नहीं होता, छोटा सा ही होता, बिल्कुल छोटे छोटे से ही होते हैं। ठीक है, तुम्हारे समझने के लिए था कि उनको क्या बुलाते हैं, लेंटिकल्स बुलाते हैं, साइज में लंबे होते हैं वो। बस तुम्हारी किताब में बना नहीं, इसमें भी नहीं बना हुआ है। ठीक है, और पत्तियों में गैसीय विनिमय तुम लोग जानते ही हो कि पत्तियों में क्या पाए जाते हैं, हैं? पर्णरंध्र। पत्तियों में पाए जाते हैं पर्णरंध्र, है ना। यस सर। पर्णरंध्र। और ये जो पर्णरंध्र होते हैं इनमें स्पेशल टाइप के द्वारा कोशिकाएं द्वारा बने होते हैं। हाँ, जिनको हम गार्ड सेल बुलाते हैं, रक्षक कोशिकाएं। क्या बुलाते हैं? रक्षक कोशिकाएं। तुमने क्या बताया था? द्वारक कोशिकाएं। तो तुम द्वारक लिख लो, या तो द्वारक कोशिकाएं लिख लेंगे या तो फिर गार्ड सेल लिख लेंगे, यस सर। है ना। यस। रक्षक कोशिका लिख लो। जब भी हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन का जब आदान प्रदान करना होता है, गैसों का आदान प्रदान करना होता है, तो ये कोशिकाएं आपस में ऐसे करके समेट लेती हैं, तो ये बंद हो जाती है, फिर ऐसे करके खुल जाती है ना। ऐसे समझो, ये जो हमारे हाथ है ये द्वारक कोशिकाएं, है ना। जब भी चाहिए होगी तो खुल गया, ऐसे करके ऐसे कर देंगे तो बंद हो जाएंगे। यस सर। ठीक, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना। मिलेंगे अब अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सर।